जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जो मेरे भाई पेट का एग्ज़ाम देने गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम को पास करें। देखिए ये जो आज का जो परीक्षा हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। जिनका परीक्षा मेरे भाई कल है वो इन क्वेश्चनों को देख कर जाए, इससे रिलेटेड पढ़ कर जाए। कह रहा है यदि +5 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी। देखिए लेंस से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, समझिएगा। देखो मेरे भाई एक अवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस एक मेरे भाई उत्तल लेंस। देखिए दोनों लेंसों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है मेरे भाई, और इसका लेंस की जो क्षमता है पी, लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी नाम ऋणात्मक होगा। अगर फोकस दूरी जिसकी माइनस, उसका लेंस की क्षमता भी माइनस। उत्तल लेंस फोकस दूरी नाम इसका धनात्मक होगा मेरे भाई, और इसका जो लेंस का जो क्षमता है ये भी धनात्मक होगा। याद रखिए इस बात को। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, लेंस की क्षमता व धनात्मक। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। हो सकता है कि जो 7 तारीख का एग्जाम हो कल पेट का, उसमें पूछ दिया जाए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसमें तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं, दे भी दिया है। कह रहा है यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस का दे दिए बाबू फोकस दूरी, अर्थात P1 का मान मेरे भाई +4 डायोप्टर, और अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस का मेरे भाई देखिए माइनस दिया भी है, माइनस होता भी है, अभी बताएं हम, तो -10 डायोप्टर। ठीक है, तो P बराबर ना परिणामी शक्ति मेरे भाई, परिणामी शक्ति का बराबर, ये परिणामी शक्ति का सूत्र होता है कैपिटल P बराबर P1 + P2 + P3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक, जितना रहेगा उतना बस जोड़ देते हैं मेरे भाई। देखिए P बराबर, P1 का मान कितना है मेरे भाई +4, प्लस P2 का मान कितना है -10। डायोप्टर लिखिए मत लिखिए, लास्ट में लगा देंगे डायोप्टर। अब देखिए P बराबर, अब देखिए ये +4 डायोप्टर, ये प्लस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा मेरे भाई -10 डायोप्टर। तो P बराबर -10 में से +10 चला जाएगा, घटा देंगे मेरे भाई, तो -6। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाता है डायोप्टर, देख लीजिए -6D। देखिए एक में +6D, एक में -6D। यहाँ मेरे भाई देखिए जो ना मेरे भाई ज़्यादा अगर तेजी में होंगे यहाँ इसी पे मारकर चले आएंगे, इसलिए उनका आंसर गलत होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा। जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी को ट्रिक किए होंगे उन्हीं का ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, इसमें केवल जोड़ना है, चिन्ह सहित करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है, ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई टोटल बराबर होता है नीचे से या ऊपर से, कर देते हैं ऊपर से, चाहे ऐसे कर दो ना m + n -1। ठीक ना मेरे भाई। देखिए ऊपर से या आगे से या नीचे से, ठीक ना। m का मान लेते हैं ऊपर से, n को कर देते हैं नीचे से। तो चलिए टोटल कितना है 45 मेरे भाई, और ये कह रहा है ना कि ऊपर से 15 है, m का मान कितना दे दिए भाई 15, अब प्लस n मतलब नीचे से पूछ रहा है -1। तो 45 मेरे भाई = 45, 15 में से गया 14 प्लस n, तो n = 45 - 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31। यानी नीचे से आयुष का रैंक 31वां होगा।
कुछ नहीं करना है मेरे भाई, टोटल न दे दिया है तो टोटल में से यानी जो ऊपर से रैंक दिया ना 15 में से एक को घटा दीजिए और घटाने के बाद इधर ला करके फिर एक बार घटा देंगे, वही ऊपर से या नीचे से कभी कभी दे देता है ना मेरे भाई। देखिए ऊपर से दिया है तो यहाँ कभी नीचे से दे देगा, ऊपर से पूछेगा, कोई दिक्कत ना है। आप ऐसे ही कर लीजिए, टोटल दिया m का मान 15, n का मान ज्ञात करें -1, n का मान 31वां निकल कर आ जाएगा, अर्थात आयुष का स्थान नीचे से 31वां है। देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तीसरा कह रहा है ना कि 2/5% रूप में क्या होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए तो सभी बच्चे ही करके आएंगे इसको। 2/5 आप गुणे प्रतिशत को हटाएंगे तो मेरे भाई 100 से गुणा करते हैं। अरे भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए गुणा कर दीजिए, भाग दिए 5 दूनी के 10 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 40%। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी है। जो मेरे भाई ने ऑप्शन सी क्लिक किए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही होगा। आगे देखिए ये कह रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। मेरे भाई देखिए ये तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम कर रहे हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कितना होगा मेरे भाई, ये तो याद है ना आपको, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 2 अंकों की छोटी संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा जानते हैं, 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 10 होता है। और इसी का अंतर कह रहा है, अंतर मतलब घटाना। ये ना पूछ रहा है कि बीच अंतर क्या है, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8 और 9 में से 0 गया 9। देखिए 989 मेरे भाई, जो ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है 989। ये क्वेश्चन पेट में अभी परीक्षा हो रहा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और यदि x और y सह-अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या है। इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए सह-अभाज्य संख्या क्या होता है पहले तो उसको हम समझेंगे। जो मेरे भाई ना सह-अभाज्य संख्या के बारे में पता होगा, जानते होंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे। कहेंगे कि वे दो संख्याएं जो केवल 1 से कटे उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए भाई 3 उसके बाद 7 कर लीजिए। देखिए ये दोनों ना, देखिए 1 से ये भी कटेगा, ये भी कटे, यानी 1 से दोनों कटे और कोई संख्या से ना कटे दोनों। जैसे देख लीजिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि 5 है, उसके बाद मान लीजिए 13 है, ये भी क्या है सह-अभाज्य संख्या, केवल 1 से कटेंगी। इसमें और देख लीजिए, मान लीजिए कि 15 है, उसके बाद 7 है, या ऐसे कर लेते हैं 7 है 15 है, ये भी सह-अभाज्य है। यहाँ देखेंगे कि अरे ये तो भाज्य संख्या है, आप सह-अभाज्य में क्यों रख दिए। देखिए इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई दो संख्या ले लीजिए और उन दोनों संख्याओं को केवल एक से ही कटे, वो अभाज्य हो उससे मतलब ना है। जैसे मेरे भाई देख लीजिए, अभी मान लीजिए हम कह देंगे कि 5 और 15, तो ये सह-अभाज्य नहीं है, क्योंकि देखिए 1 से दोनों कट रहा है, लेकिन एक और देखिए 5 से भी कट गया दोनों, इसीलिए यह सह-अभाज्य नहीं है। यानी सह-अभाज्य होने के लिए भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे देखिए इसमें एक भाज्य संख्या है, फिर भी यह सह-अभाज्य है। और देख लीजिए मेरे भाई 13 29, ये संख्याएं क्या है सह-अभाज्य है। वो दो संख्याएं जो केवल 1 से कटे और किसी संख्या से न कटे, और सह-अभाज्य होने के लिए दो संख्याओं में भाज्य अभाज्य हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये मेरे भाई देखिए ये क्या होता है, कहेंगे वे दो संख्याएं, ठीक ना, जो जिनका अंतर 2 हो, इसमें ना दोनों अभाज्य संख्याएं ही होंगी। जैसे देख लीजिए, जैसे 3 और 5, ये मेरे भाई ना ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5
7, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। और देख लीजिए 7, 9, ये मेरे भाई देखिए 7, 9 ये नहीं होगा, ठीक ना, ये भाज्य हो जा रहा है। कहेंगे देखिए मेरे भाई और हो जाएगा 13, नहीं होगा ये। और बहुत सारे जिनका ना अंतर केवल कितने हो, 2 हो। जैसे मेरे भाई देख लीजिए और भी संख्याएं हैं जो ट्विन प्राइम नंबर के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका अब 13, 15 नहीं होगा। आप सोचेंगे ये 13 क्या यह 15 हो सकता है, कहेंगे कि नहीं होगा। भले इनके अंतर ना 2 है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या आ गई है, इसीलिए यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? इसमें भाज्य एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें भाज्य हो उससे मतलब ना है। इसमें 2 का अंतर एकदम आना चाहिए। इसमें कितनाहू का अंतर है उससे मतलब ना है। समझ में आया? अब चलिए, तो कह रहा है ना, देख लीजिए मेरे भाई, कह रहा है कि x और y सहभाज्य है, तो उनका एलसीएम क्या है? x और y सहभाज्य, देखिए 2 संख्या है x और y, ये सहभाज्य, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका गुणा ही ना होगा, x इंटू वाई, यही ना इसका एलसीएम होगा मेरे भाई। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कहेंगे कि 2 संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए मेरे भाई 3 है और 7 है, यह सहभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम क्या होगा? गुणे ना, 70 के 21 गुणे ना करेंगे तो वैसे ही इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आया? ये नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन ये साइंस का है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का कहा जाता है। क्या कहा जाता? देखिए मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आसानी है। अब देखेंगे ना, ये एक वो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक को n से व्यक्त किया जाता है। हम करते हैं n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल आपान में माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। n बराबर प्रकाश की, निर्वात में उसको c से व्यक्त किया जाता है और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम भी लिख दिए यहाँ पे। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देख लीजिए निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आवृत्ति, आवृत्ति देखिए फ्रीक्वेंसी, कहेंगे दोलन करने वाला किसी कण का 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। यानी 1 सेकेंड में कितना दोलन पूरा किया वही उसकी आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। देख लीजिए मेरे भाई, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको Hz से व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य, कहेंगे 2 श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है, इसलिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है और इसे इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। किसे? तरंग दैर्ध्य को। याद रखिएगा, 2 श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है और यह एक प्रकार का दूरी है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है।
अब आगे आयाम देखिएगा, दोलन करने वाला कोई कोण का अधिकतम जो विस्थापन है वही उसका आयाम कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को ट्रिक किए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन है, रीजनिंग से पूछा गया। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, ये पूछा है मेरे भाई। देखिए और 1 जनवरी उसी वर्ष में पूछा है। देखिए 1 जनवरी 2001 है ना, और 31 दिसंबर उसी वर्ष में 2001 को कौन सा दिन था। ये मेरे भाई देखिए, अगर ये लीप वर्ष नहीं है ना, तो जौवन स्टार्टिंग वाला दिन होता है वही लास्ट वाला दिन होता है। यानी 31 दिसंबर 2001 को भी यह उसका उस दिन सोमवार ही होगा। अगर ना मेरे भाई, अगर यह लीप वर्ष नहीं है तो जो वर्ष स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक पूछा, 31 दिसंबर को लास्ट वाला दिन, तो जो दिन से स्टार्ट होता है वही दिन पे समाप्त होता है, अर्थात इसका आंसर सोमवार ही होगा। अगर मेरे भाई अगर कह देता ना, अगर ये लीप वर्ष होता जो 4 से कट जाता, अगर लीप वर्ष होता तो यह 1 दिन इसमें बढ़ जाता। तो जो मेरे भाई ना सोमवार पे ट्रिक किए होंगे उनका आंसर सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ये 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला, ये मान लीजिए पुरुष है और ये महिला एक, यह महिला इस पुरुष से कह रही है, ठीक, क्या कह रही है। देखिए महिला ने कहा कि उसकी माँ, मतलब इसकी माँ, पुरुष की माँ, तो माँ को ऊपर रखेंगे, उसकी माँ मेरे पिता की, यानी इसके पिता, मेरे पिता की एकलौती बेटी है। ये कह रहा है पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरे पिता की एकलौती बेटी है, अर्थात यही महिला ना यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एकलौती है तो यह महिला उठ करके यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया। अरे भैया एकलौती बेटी है तो ये महिला खुद यहाँ चली जाएगी। तो अब कह रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष इस महिला का क्या लगेगी, अर्थात यह पुरुष इस महिला का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, बेटा, पुत्र लगेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जो मेरे भाई ना ऑप्शन बी को टिक किए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए जीके के क्वेश्चन पूछा गया। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा गया है। जिन भाइयों का अभी एग्जाम कल है 7 तारीख को, वे संगठन को थोड़ा सा देख कर जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मुख्यालय जनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में है, स्थित है, जहां राजस्थान में ये पड़ता है। लीबिया देश की राजधानी क्या है, त्रिपोली। जो ऑप्शन होगा आप देखते रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। एशियाई खेल कितने वर्षों में होता है, तो 4 वर्षों में किए जाते हैं, हर 4 वर्षों में हमेशा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 53 है। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात यह अनुच्छेद किसमें है, 53 में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, लाभ हानि से है। कह रहा है ना, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर
15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये बताइए, मान लीजिए यहाँ सीपी और यहाँ मान लीजिए एमपी मार्क प्राइस। कह रहा है कि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसको 100 मानेंगे मेरे भाई ना, तो ये कितना हो जाएगा 120। यही ना कह रहा है 20% अधिक है। आगे कह रहा है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस पर 15% का छूट दे रहा है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, देखिए 120 इस पे ना 15% का छूट दे रहा है, तो 85 अपन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम में 5, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 2 छके 12, 17 छके 102 हो गए। देखिए 7 छके 42 के 2, मेरे भाई हाथ में 4 और 6 एकम में 6 4 10, 17 छके 102, यानी देख लीजिए मेरे भाई 102 आया। और ये पहलावा कितना था 100, तक कितना अधिक है देख लीजिए, कितना 100 से अधिक कितना 2%। 100 से जितना अधिक होगा ना वो परसेंटेज में उतना ही मान होगा, तो 2% क्या होगा अधिक है, यानी अधिक होगा तो वही तो लाभ होगा ना। तो लाभ कितना परसेंट हो जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो मेरे भाई ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ट्रिक किए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्या पूछा गया है, कह रहा है यदि 2994 भागा 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागा 1.45 का मान क्या होगा। इसको देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई 29 और ये 94 बटा में 14.5 बराबर 172 मान दे दिया, कोई दिक्कत ना है। पूछा क्या है मेरे भाई, देखिए 29.94 भागा 1.45 इसी का मान पूछा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताइए, हई 2 अंक के बाद है, हई हो 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक ये भी है, 2 अंक के बाद यही है, तो सामान अगर दशमलव रहेगा तो हट जाता है ना मेरे भाई, कट जाता है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखना है तो 2994 आ बटा में 14.5 आ गुणे 10 नहीं लिख सकते हो मेरे भाई। अरे देखो ना वही तो बतिया है, इसमें गुणा करोगे तो इतना ना आ जाएगा, बात वही है, इसको समझिए। देखिए कैसे हम आसान बनाए हैं, 2994 बटा में 145 है, तो ये 2994 बटा में 145 है, तो इतना का मान दिया है, देखिए मेरे भाई 172, इसीलिए हम इतना बनाए हैं। और गुणे अलग से 10 कर दिए, गुणा तो कर देंगे तो 10 ये पूरा हट जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब ये इसका मान दिया है, देखो मेरे भाई ऐसे इसको लिख सकते हो 2994 आ बाटा में 14.5, ठीक है ना मेरे भाई, आ बाटा में 1 अपान में 10, बोलो यही चीज ना है। अब इसका मानवा क्या कर देते हैं, रख दीजिए, रख दीजिए। देखिए इसका मान दिया है क्वेश्चन में कितना 172 और नीचवा कितना है मेरे भाई 10 है ना, तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद लगा दिए यानी 17.2। देख लीजिए एक अंक 1 0 है तो एक अंक पे क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। देखिए 17.2 ऑप्शन जौन होगा वही सही होगा, 17.2 ऑप्शन नंबर सी सही है। जो मेरे भाई ने ऑप्शन नंबर सी को ट्रिक किए होंगे उनका ये क्वेश्चन सही होगा। देख लीजिए कुछ नहीं करना यार, ऐसे यहाँ बस केवल सोचना था, सोच लिए क्वेश्चन हल हो गया।